आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। आज हम शुरू करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और साथ ही साथ मैंने क्लास 10th में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, हम पहले कंप्लीट थ्योरी देखेंगे, फिर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम जानेंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट होता क्या है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट माने उसका मतलब यानी तत्वों का आवर्त वर्गीकरण क्या चीज़ है। तत्वों का वर्गीकरण है माने समान गुण वाले, देखिए तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए समान गुण वाले तत्वों को एक साथ और अलग अलग गुण वाले तत्वों को एक साथ रखने की जो व्यवस्था होती है उसी को ही हम कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, यानी कि हम कोई एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उसको उनके गुण के आधार पर, समान गुण के आधार पर और अलग अलग गुण के आधार पर उनको अलग अलग हम उसको बांट कर रखते हैं, तो उसी को ही कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें कई सारे वैज्ञानिक आए और अपने अपने सिद्धांत को दिया। तो सबसे पहले आए डोवेराइनर। तो डोवेराइनर जो थे उन्होंने एक ट्रिक दिया, यानी कि देखिए 1817 में आए, 1817 में आए। तो उन्होंने क्या कहा कि मैंने वे एक जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, जर्मन वैज्ञानिक थे और डोवेराइनर ने तत्वों को 3-3 के समूह में रखा, मैंने 3-3 करके एक गो समूह बनाया जिसको उन्होंने त्रिक का नाम दिया। ठीक है, तो डोवेराइनर ने मैंने एक गो 3-3 तत्व का समूह बनाया है ना, बढ़ते क्रम में रखा उसको, और जो बीच वाला तत्व था उसका परमाणु भार यानी कि एटॉमिक मास अन्य दो तत्व के द्रव्यमानों के लगभग औसत के बराबर होता है बोल रहे हैं। यानी कि देखते हैं, चलिए आगे एग्जाम्पल के तौर के साथ देखिए, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटासियम है। तो ये जो सोडियम है ना, उसका एटॉमिक मास अन्य दो तत्वों के एटॉमिक मास के औसत के बराबर होगा। ठीक है, उसी प्रकार क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में भी देखिए। तो डोवेराइनर का जो भी सिद्धांत था, त्रिक का सिद्धांत, तो उसमें क्या कमी था देखिए, सभी तत्वों को त्रिक के रूप में नहीं सजाया जा सकता था, यानी जमा कर नहीं रखा जा सकता त्रिक के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत देखिए, इसमें क्या है, न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में क्लासिफाइड किया था। और उस समय मैंने तत्वों की संख्या कितनी थी, 56 थी तत्वों की संख्या। ठीक है, और उन्होंने किस तरह से क्लासिफाइड किया, मैंने सबसे कम भार वाला हाइड्रोजन को सबसे पहले हाइड्रोजन से शुरू किया और थोरियम पर समाप्त किया था। ठीक है, और जो उन्होंने क्लासिफाइड किया उसमें देखा कि हर 8वें तत्व के गुणधर्म, यानी कि जैसे कि लिथियम और सोडियम, इनके गुणधर्म समान रखा है, माने समान है। ठीक है, और उनकी मैंने नियम में क्या कमियां थी देखिए, न्यूलैंड्स ने मैंने सब के नियम में केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। मैंने न्यूलैंड्स का जो भी नियम था, अष्टक नियम, वह सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है, उसके बाद इसका नियम लागू नहीं होता है। और न्यूलैंड्स ने कल्पना भी नहीं किया था कि 56 से अधिक तत्व हो सकते हैं, पर बाद में कई नए तत्वों की खोज हुई जिसके कारण न्यूलैंड्स का नियम फेल हो जाता है। ठीक है, मेंडलीव का आवर्त सारणी, उसके बाद कौन आता है, न्यूलैंड्स के बाद मेंडलीव आता है, जिन्होंने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया। कब, 1869 में। ठीक है, तो देखते हैं
मेंडलीव का एक ने रशियन वैज्ञानिक थे। तो तत्वों का वर्गीकरण में मेंडलीव का बहुत ही अधिक यानी प्रमुख योगदान रहा है। कैसे देखते हैं, मेंडलीव ने ही सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया, ठीक है। और मेंडलीव ने हाइड्रोजन से शुरू कर तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में एक टेबल पर अरेंज किया, यानी कि टेबल यानी कि एक पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है। यानी कि उसमें इस प्रकार हाइड्रोजन से शुरू किया और उनके एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम पर उसमें अरेंज किया था, ठीक है। और मेंडलीव के आवर्त सारणी में ग्रुप को इस तरह से दर्शाया जाता है और पीरियड को इस तरह से, ठीक है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त थे? 9 आवर्त थे और 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे, ठीक है। तो मेंडलीव ने ज्ञात तत्वों को शामिल करने के साथ अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान भी छोड़ रखा था, यानी कि वे जो पीरियोडिक टेबल को बनाए थे उसमें तो हाइड्रोजन से तो शुरू किया, बट उन्होंने बीच बीच में 3 कितने स्थान रिक्त स्थान 3 रिक्त स्थान छोड़ रखे थे, जो कि मैंने अज्ञात तत्वों के लिए वहाँ पर उसको व्यवस्थित किया जाएगा सोचकर, ठीक है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में भी कुछ कमियां रही। तो क्या कमियां रही, चलिए देखते हैं। समान गुण रखने वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, यानी कि समान गुण वाले को अलग अलग रखा गया, और ज़्यादा एटॉमिक मास वाले तत्व को कम एटॉमिक मास वाले से पहले रख दिया गया, यानी कि जैसे कि आयोडीन को टेलुरियम के बाद रखा गया। आयोडीन का कितना होता है एटॉमिक? 126.92 और टेलुरियम का 127.61 के बाद में रखा गया, ठीक है। जो कि उनके आवर्त सारणी में कुछ इस तरह का गलतियाँ की गई। फिर नेक्स्ट आता है हम लोग का क्या, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मैंने 1930 यानी कि 1913 में हेनरी मोसले के द्वारा लाया गया और उन्होंने मैंने एलिमेंट को एक नए गुण यानी कि एटॉमिक नंबर की खोज की। एटॉमिक नंबर की खोज किसने की? करने से हेनरी मोसले ने एटॉमिक नंबर की खोज की, यानी कि परमाणु संख्या की खोज की, और तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के बजाय, यानी कि मेंडलीव ने बढ़ते हुए परमाणु भार के ये से रखा था, बट उन्होंने परमाणु क्रमांक के अनुसार रखा, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार वर्गीकृत किया, ठीक है। उससे पहले कुछ टर्म्स आया, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक भार, तो उसको देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक, यानी कि किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। जैसे कि लिथियम में के नाभिक में कितना एटॉमिक माने प्रोटॉन पाया जाता है? 3 प्रोटॉन, तो ये 3 हो गया उसका एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसी प्रकार बेरिलियम में 4, तो 4 हो गया। बोरान में 5, तो उसी प्रकार 5 हो गया, ठीक है। एटॉमिक नेक्स्ट टर्म आया एटॉमिक मास, यानी कि परमाणु द्रव्यमान, यानी कि एक परमाणु का जो वेट होता है ना, यानी कि द्रव्यमान होता है, उसी को ही परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। कैसे देखिए, जैसे कि ऑक्सीजन का 2 एटॉमिक नंबर तो 2 है, बट उसका एटॉमिक मास 16 होता है, ठीक है। एक्यूरेट 16 नहीं होता है, 15 पॉइंट कुछ इस तरह से होता है, लेकिन उसको ऑल ओवर ले लिया जाता है। जैसे कि 1.008 है, तो इसको क्या ले लिया जाएगा? एटॉमिक मास 1 ही ले लिया जाता है। और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक नंबर का लगभग दुगना होता है। किसका? एटॉमिक नंबर का। कौन? एटॉमिक मास, ठीक है। और नेक्स्ट सेल देखते हैं। सेल किसी भी तत्व, सेल जो कि किसी भी तत्व के सेल में तत्वों के किस प्रकार अरेंज किया जाता है उसको ही सेल कहते हैं। जैसे कि एटम्स में यानी कि तत्वों में
KLMN टाइप का एक गो सेल होता है, यानी कि K में 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, फिर L में 8, फिर M में 18 और N में 32, यानी कि 2, 8, 18, 32 इस तरह से याद रख सकते हैं, और KLMN। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पीरियोडिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है, इस तरह का, यानी कि ये ग्रुप कहलाता है, और ये जो है मैंने टॉप से लोअर की ओर और लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो ग्रुप है, और टॉप से लोअर की ओर ये 18 वर्टिकल्स कॉलम, जो कि कॉलम्स हैं। यहाँ पर कितने को इस तरह से कॉलम्स आएंगे, कितने को 18 को कॉलम्स आएगा। तो कॉलम्स को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रुप्स, यानी कि वर्ग कहते हैं। ठीक है, और 7 को जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस आएंगे इस तरह का, हॉरिजॉन्टल लाइंस यानी कि जिसको हॉरिजॉन्टल रो कहते हैं। ठीक है, तो उनको कहेंगे हम पीरियड। ठीक है, और एटॉमिक नंबर जो कि 58, यहाँ पर 58 से लेके 71 तक, ये देखिए 51 से 71 को, इसको कहते हैं लेंथानॉइड, और 90 से 103 तक इसको कहते हैं एक्टिनॉइड्स। ठीक है, और ये जो भी 1 और 2 इसको कहते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं पी ब्लॉक, ये वाला जो अंदर घुसा हुआ है उसको डी ब्लॉक कहते हैं, और इसको एफ ब्लॉक कहते हैं, एफ। ठीक है, और हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे कम है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या सबसे कम है, इसलिए हाइड्रोजन को सबसे पहले स्थान पर रखा गया है। यानी कि हाइड्रोजन को यहाँ पर हम लोग सबसे पहले रखते हैं, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, लिथियम आता है, इस तरह से आता है। तो हाइड्रोजन को हम सबसे पहले क्यों रखे हैं, क्योंकि उस हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या सबसे कम है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें 1 गो 2 गो 3 गो करके इस तरह का हॉरिजॉन्टल रो सब है, यानी कि कहते हैं पीरियड है। तो कुल 7 पीरियड है और 18 वर्ग हैं। ठीक है, 7 आवर्त और 18 समूह या वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो 7 को जो आवर्त है तो उसमें कौन से आवर्त में कितने एलिमेंट को रखा गया। फर्स्ट आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम को, फिर सेकेंड में 8 को एलिमेंट्स को उसी प्रकार रखा गया, थर्ड में फिर 8 को रखा गया, और 4 आवर्त में फिर 18 एलिमेंट्स, फिफ्थ आवर्त में 18 एलिमेंट्स, सिक्स आवर्त में 32 एलिमेंट्स, और सेवेंथ आवर्त में शेष जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको रखा गया। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि 7वें आवर्त में, मैंने 7वें या फिर कहा देगा कि 5वें आवर्त में कुल कितने एलिमेंट्स को रखा गया। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा 18, 8, 32, फिर 9 कुछ भी दे देगा। तो आपको मानना क्या है, 18। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पीरियोडिक टेबल। हमें पूरा पीरियोडिक टेबल्स को याद नहीं रख के भी हम कुछ माने जो ग्रुप हैं उसको याद रख सकते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में 5 इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं। कौन कौन देखते हैं, चलिए। ग्रुप 1 सबसे पहले, तो ग्रुप 1 क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, फिर इस तरह के हैं। यानी कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं यानी कि तत्व हैं उनको क्या कहा जाता है, अल्काली मेटल कहा जाता है, यानी कि क्षारीय धातु कहते हैं। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको कहते हैं क्षारीय धातु। ठीक है, और इसके एलिमेंट्स के नेम भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, फिर ग्रुप 2 में भी उसी प्रकार अल्काइन अर्थात अल्काइन अर्थ मेटल यानी कि
क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। उसी प्रकार ग्रुप 11 एक है जिसके कि मैंने इस वर्ग में आने वाले तत्वों को सिक्का धातु यानी कि इनसे सिक्के बनते हैं। जैसे कि देखिए कॉपर, एजी, गोल्ड, ठीक है, ये जितने भी हैं उससे सिक्के बनते हैं। फिर ग्रुप 17 को तो जानते ही होंगे, बहुत ही फेमस हेलोजन ग्रुप, जिसके कि मैंने क्या बोलते हैं सबसे अधिक क्रियाशील एलिमेंट्स कहाँ कौन सा ग्रुप में है, यानी कि 17वें ग्रुप के में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व एलिमेंट्स होते हैं। तो कौन सबसे अधिक? फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, मतलब क्रियाशील एलिमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रुप 17 की सभी तत्वों को नमक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। जितने भी है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब का उपयोग ना नमक बनाने के लिए हम उपयोग में लाते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आता है चौथा, 4 ग्रुप हो गया। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ग्रुप हो गया 8वां ग्रुप, यानी कि इसको इनार्ड ग्रुप भी कहते हैं। इनार्ड ग्रुप ये इस तरह का होगा, ठीक है। 8वां ग्रुप 18, तो हम इसको इस तरह से लिख दिए। तो इसमें क्या है कि इनमें शून्य समूह या फिर नोबल गैस भी कहते हैं। जैसे कि हीलियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 2, यानी कि फर्स्ट सेल में 2 ही है, यानी कि KLMN जो होता है तो M में 2 तो बाकी कितना 0, और इसके मैंने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे। तो उसी प्रकार से इस ग्रुप के सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं, नियोन को भी ले जाए 2 8, उसी प्रकार आर्गन को भी 2 8 8, इस तरह से अरेंज किया जाएगा ना तो इसमें 0 मैंने इलेक्ट्रॉन रहेंगे बाहर सेल में, यानी कि कंप्लीट सेल है इसका, मैंने सेल कंप्लीट है, ठीक है। तो इसको नोबल गैस भी कहा जाता है या फिर इनार्ड गैस भी कहते हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। अभी तक कुल ज्ञात तत्व कितने हैं? 18 कुल ज्ञात तत्व हैं, जिसमें 98 नेचुरल एलिमेंट्स हैं और 20 मैन मेड है, ठीक है। 20 जो है मैन मेड है, यानी कि जिसको मानव द्वारा निर्मित किया गया एलिमेंट्स है। उसी प्रकार 118 यानी कि 118 में 91 धातु हैं और 27 अधातु हैं, ठीक है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु में एल्युमिनियम, ठीक है। तत्व में ऑक्सीजन। और पूरी आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। और सबसे हल्का धातु क्या है? लिथियम है। और सबसे आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व कौन है? अनोक्टियम, ठीक है। और सबसे भारी तत्व अनोक्टियम जो कि है एक मैन मेड यानी कि मानव निर्मित, ठीक है, मानव निर्मित तत्व है। और सबसे भारी धातु कौन है? ऑस्मियम यानी कि OS, यानी कि जिसका डेंसिटी सबसे अधिक, जितने भी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं सबसे अधिक डेंसिटी किसका है? यानी कि ऑस्मियम का, ठीक है। और नेचुरली सबसे भारी तत्व यूरेनियम नेचुरली सबसे भारी तत्व है। और धातु द्रव अवस्था में कौन पाया जाता है? पारा। और अधातु द्रव अवस्था में ब्रोमियम यानी कि Br, ठीक है।
पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो उसका क्या क्या है, एटॉमिक साइज एक गो है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मक। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। चलिए फर्स्ट देखते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज देखिए, ये जो पीरियोडिक टेबल है ना, तो जब भी हम लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं ना तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है यानी कि घटता है, और टॉप से लोअर की तरफ आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है यानी कि एटम्स का साइज बढ़ता है। कैसे, चलिए देखते हैं। जैसे इस तरह से, यानी कि ग्रुप 1 को हम ले लेते हैं तो एटॉमिक साइज देखिए ऊपर से नीचे आएंगे ना तो एटॉमिक साइज धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहा है। कैसे, देखिए पहला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने को माने सेल है, एक गो सेल है, तो उसमें हाइड्रोजन में कितने गो इलेक्ट्रॉन है, एक। नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर भी एक और इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेल माने लिथियम में कितने गो सेल है, दो गो सेल, यानी कि सेल की संख्या बढ़ते जाता है यानी कि एटॉमिक साइज भी बढ़ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट नाइट्रोजन, सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। देखिए नीचे हाइड्रोजन, लिथियम, फिर सोडियम, तो सोडियम में जब आ रहा है तो उसका एटॉमिक साइज देखिए इन दोनों की तुलना में और अधिक, यानी कि सोडियम और हाइड्रोजन की तुलना में, सोडियम और लिथियम की तुलना में सोडियम का एटॉमिक साइज बढ़ते जा रहा है, यानी कि इसमें कुल कितने गो सेल है, 1 2 3 गो सेल है। ठीक है, यानी कि सेल की संख्या बढ़ रहा है। और जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, देखिए पहले लिथियम है, इसमें भी सेल की संख्या 2 है, बेरिलियम में भी सेल की संख्या 2 है, बोरन में भी 2 है और कार्बन में भी 2 है। बट इसमें बाहर इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैंने बढ़ रहा है। देखिए यहाँ कितना है, एक गो है, इसमें लिथियम में 1 है, बेरिलियम में 2 है, बोरन में 3 हो गया, कार्बन में 4 हो गया। और साइज इसका, इसीलिए इलेक्ट्रॉन अगर पास अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि साइज एक दूसरे की ओर खींचता चला जाएगा, यानी कि साइज धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जब टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से जब भी नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज यानी कि साइज बढ़ेगा, और लेफ्ट टू राइट जब भी जाएंगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज यानी कि साइज घटेगा। ठीक है, और नेक्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, किसी तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन लेने या ग्रहण करने की जो भी क्षमता होता है यानी कि टेंडेंसी है, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे देखते हैं लिथियम में कितना गो है, आउटर सेल में 1 गो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 7 गो चाहिए, और इसमें फ्लोरीन में 7 गो है और 1 गो चाहिए। जैसे हम समझ सकते हैं कि आपके पास मैंने कोई एक गो वस्तु खरीदने के लिए कुछ पैसा का ज़रूरत है, तो आपको कम पैसा की ज़रूरत है तो आप किसी से भी तुरंत मांग सकते हैं। अगर आपको अधिक पैसे की ज़रूरत है तो आपको मिलने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, उसी प्रकार फ्लोरीन पूरी आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स कौन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट समाप्त होता है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, कुछ ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको हम अपने नेक्स्ट एक अलग वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, धन्यवाद।